Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Pratik and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों रिसेंटली अभी टर्की इलेक्शंस बहुत ही लाइमलाइट में रहे। आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि टर्की के इलेक्शन हमारे लिए एज अ जियो पॉलिटिक्स के एंगल से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कई सारे डिफरेंट कंट्रीज है जानना बिल्कुल पसंद करेगी कि आखिर फ्यूचर में टर्की का नया राष्ट्रपति कौन होने वाला है। क्या हमें वापस से अर्दोगन 20 साल बाद वापस देखने को मिलेंगे या फिर कोई नया चेहरा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में रिजल्ट्स कैसे रहे, किसके फेवर में रहे और यहाँ पे क्यों नहीं किसी को क्लियर कट मेजोरिटी मिला है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आखिर टर्की का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से काम करता है एंड हाउ इट इज वेरी मच डिफरेंट इफ यू कंपेयर विद द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ आने वाले टाइम में इस रिजल्ट्स की वजह से क्या फ्यूचर में हमें कोई इंपैक्ट देखने को मिलेगा जियो पॉलिटिकल रिलेशंस में, क्योंकि टर्की देखो एक पिविटल आपके एरिया में पड़ता है। यहाँ पे अगर हम स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, अंत तक आपको बने रहना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं पूरा मामला है क्या। तो टर्की अब आने वाले टाइम में 28 मई को रन ऑफ इलेक्शंस की ओर आगे बढ़ चुका है। देखो संडे को इलेक्शंस का रिजल्ट आया था जिसमें किसी को भी क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिला है। जो अभी के हाल ही के जो प्रेसिडेंट है जिसका नाम है तैयब अर्दोगन, जो अपने बयानबाजी के लिए बड़े फेमस है और कश्मीर का इशू जहां भी मौका मिलता है वहां पे उठा लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बड़ी एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ लीडर है, बट फिर भी अगर हम रिजल्ट को यहाँ पे मद्देनजर रखें तो इन्होंने फिर भी अच्छा खासा और परफॉर्म किया है कंपैरेटिवली। उतना कुछ मेगा लेवल का अचीवमेंट तो नहीं है, बट हाँ कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस ठीक रहा है। और यहां पे लगभग 20 साल का इनका रूल रहा है, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। और यहां पे अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर इनकी सबसे बड़े जो राइवल है जो इनके यहां पे खिलाफ खड़े हैं, इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है केमाल किलिदार्गलू। तो ये भी अच्छा खासा टक्कर इनको दिए थे, बट दोनों यहां पे जो 50% का जो थ्रेशोल्ड था वो यहां पे हासिल वोट शेयर में तो नहीं कर पाए। तो ये जो बात है ये अब आपको आने वाले टाइम में 28 मई को क्लियर हो जाएगा कि आखिर टर्की का नया राष्ट्रपति कौन होने वाला है। बट यहां पे देखा जाए तो अर्दोगन शायद जीत सकते, क्योंकि इनको यहां पे इनका जो फॉलोइंग है इवन इन द ग्राउंड लेवल्स बहुत ही ज्यादा है। रूरल एरियाज में अगर आप बात करो, वर्किंग क्लास में, पेजेंट्स क्लास में इनका अच्छा खासा दबदबा है। तो शायद ये मेरे एंगल से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रन ऑफ इलेक्शंस जो वापस से 28 में होंगे तो मुझे लगता है कि शायद अर्दोगन जरूर शायद ये जीत सकते हैं। यू नेवर नो, बट लेट्स वेट। बट इन पे एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है। आरोप ये है कि ये यहां पे डेमोक्रेसी को यहां पे किल करना चाहते हैं और यहां पे जो अथॉरिटेरियन वाला जो पाथ है इसको अपना रहे हैं। देखो पूरे अगर यहां पे इस्लामिक कंट्रीज की बात की जाए, आपको यहां पे ईरान, इराक, इवन सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, कई सारे कंट्रीज आपको देखने को मिलती है विच आर एक्चुअली फॉलोइंग द इस्लामिक पाथ, ठीक है। बट उनके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो टर्की कुछ कंट्री में से आपको देखने को मिलेगी जो यहाँ पे थोड़ा लिबरल है और यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की ओर आगे बढ़ा हुआ है एज ए इस्लामिक स्टेट। तो ये आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी आपको बहुत पहले से यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट ये इन पे आरोप लगाया जाता है दोस्तों अर्दोगन पे कि ये डेमोक्रेसी को किल कर रहे हैं और यहाँ पे एक अथॉरिटेरियन वाला यहाँ पे कल्चर अपनाना चाहते हैं। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो इलेक्शन के रिजल्ट मिले दोस्तों, है ना, ये आने वाले टाइम में टर्की का भविष्य कैसे बना सकते हैं। दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि टर्की एज अ जियोपॉलिटिक्स फॉर्म में देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे इसका जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप बात करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पिवटल सिचुएशन बनता है। देखो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो यहां पे उनके लिए टर्की एक गेटवे है टुवर्ड्स द एशियन, अगर कंट्रीज की बात करें, एंड सेम गोज फॉर द एशियन कंट्रीज। यहां पे एशिया के लिए टर्की एक गेटवे है टुवर्ड द वेस्टर्न साइड। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है और ये एक नेटो का मेंबर है, आपको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं चाहिए। बट यहां पे वही बात आती है, क्या आने वाले टाइम में क्या टर्की में सेक्युलर डेमोक्रेटिक पाथ आपको देखने को मिलेगा। और यहां पे इतने सारे क्राइसिस है। देखो अर्दोगन पे बहुत आरोप लगाए जाते हैं रिगार्डिंग लिविंग क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस यहां पे देखने को मिला। हाल ही में अर्थक्वेक आया था, कितने लोग आपको देख लगभग 50,000 से ज्यादा लोग मरे थे। उसका यहाँ पे एक आरोप यहाँ पे इनके गवर्नमेंट को ही दिया जाता है बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा टैक्स आपने लिया है, बट जब एक आपदा यहाँ पे आ गई तो कुछ काम ही नहीं आया आपका, है ना। तो बहुत इन पे आरोप लगाया जाता है और यहाँ पे पुतिन के साथ इनका रिलेशन बहुत ही अच्छा है। तो ये भी एक वेस्ट साइड का देखा जाए तो क्या एंगल हमें प्रतीत होगा, वो ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वोट शेयर कितना किसको क्या क्या मिला। तो यहां पे लगभग 97% ऑफ द पॉपुलेशन जो टर्की की है उन्होंने यहां पे वोटिंग की है। यहां पे बैलेट सिस्टम वाले ही आपका चलता है वोटिंग, आपका जैसा हमारे भारत में ईवीएम सिस्टम होता है वैसा नहीं है, वहां पे बैलेट वाला सिस्टम अभी भी चल रहा है। और यहां पे अर्दोगन को लगभग 49.39% वोट शेयर प्राप्त हुए।
50% चाहिए होता तो यहां पे बिल्कुल बिल्कुल ही आप देखो करीबी मामला है, बट यहां पे कंपैरेटिवली देखा जाए तो 44.92% यहां पे किली दार्गलू को यहां पे वोट शेयर दिया गया। अब यहां पे शुरुआत में क्या हो, संडे का दिन, कल ही का दिन है, ऐसा लग रहा था कि शायद यहां पे इनिशियल फेज में ये पहले स्लाइटली लीड कर रहे थे, है ना। तो कई लोग यहां पे बोले शायद यहां पे अर्दोगन हारने वाले, यहां पे 20 साल का जो रूल था ये खत्म होने वाला है। बट अब देखा जाए आखिरी में तो जो अर्दोगन है ये थोड़ा सा आगे निकल गए। अब यहां पे बात करते कि ये जो पूरा सिस्टम है, जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम टर्की का काम करता है, ये कैसे काम करता है। अब मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि टर्की में लगभग 600 मिलियन वोटर्स है, ठीक है, और यहां पे दोनों के इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट के भी और साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के भी, ठीक है ना। याद रखना दोस्तों कि जो टर्की का यहां पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो यहां पे पार्लियामेंट है, वो यूनिकैमरल है, बाइकैमरल नहीं है। जैसे भारत का होता है राज्यसभा लोकसभा है, सो इट इज अ बाइकैमरल आपका यहां पे पूरा सिस्टम होता है भारत में। ये चीज वहां नहीं है, वहां पे यूनिकैमरल है और यहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुना जाता है और यहां पे डायरेक्ट वोटिंग होती है प्रेसिडेंट के लिए। और यहां पे दोस्तों याद रखना, अगर किसी भी कैंडिडेट ने यहां पे 50% का जो थ्रेशोल्ड है इसको यहां पे अचीव कर लिया है तो वो यहां पे विजेता यहां पे घोषित कर दिया जाता है। और यहां पे दोस्तों याद रखना कि देखो, अगर मान लो किसी ने भी अगर यहां पे किसी पार्टी ने, किसी लीडर ने अगर यहां पे 50% का थ्रेशोल्ड जैसे अभी हुआ नहीं पार किया है, तो यहां पे जो टॉप 2 कैंडिडेट्स है फिर उनके बीच में रन ऑफ इलेक्शंस होते हैं, मतलब री इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। देखो किसी को तो जिताना ही है, अगर किसी ने 50% का नहीं किया है तो फिर तो हमें एक री इलेक्शंस तो करने पड़ेंगे, बट जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं उनके बीच ही आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहां पे जो सिस्टम होता है, यहां पे पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाए, यहां पे जो असेंबली है इसका नाम पता होना चाहिए, द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, यहां पे यूनिकैमरल है, एक ही इसका नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की, ठीक है। और यहां पे देखो एक यूनिकैमरल सिस्टम है, ये इसका फाउंडेशन 23 अप्रैल 1920 में देखने को मिलता है, जब यहां पे मॉडर्न टर्की बना था, ठीक है। और यहां पे इसके बाद अगर देखोगे तो इसमें लगभग 600 आपको सीट्स देखने को मिलती है। और यहां पे जो सबसे टॉप में अगर किसी ने यहां पे जो वोट्स हासिल किए हुए, तो यहां पे लगभग 285 एकेपी पार्टी, ठीक है। तो यहां पे जस्टिस डेवलपमेंट पार्टी की बात की जा रही है, अर्दोगन की पार्टी है, तो ये सबसे मेजॉरिटी में है। और ये हर 5 साल में आपको यहां पे इलेक्शंस या फिर किसी का टर्म देखने को मिलता है। तो दोस्तों याद रखना कि वापस से रन ऑफ इलेक्शंस होंगे, 28 मई को होंगे, और जो भी टॉप 2 कैंडिडेट्स होंगे, जैसे आपका यहां पे अर्दोगन है और यहां पे किलीमारदग्लू है, ठीक है ना, ये दोनों यहां पे प्रेसिडेंटशिप के लिए यहां पे वापस से लड़ेंगे। चलो अब बात करते हैं कि टर्की यहां पे कौन सा यहां पे पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करता है। ये फॉलो करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। मतलब देखो भारत में क्या होता है, जब भी लोकसभा का इलेक्शंस होता है तो हम यहां पे जो कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या फिर एमएलए होते हैं, आपने सुना होगा, हम उनको उनकी सीट के लिए वोट देते हैं। कैंडिडेट्स देखो हमारे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई खड़ा होता है, 1-2 खड़े होते हैं, हम कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं। यहां पे ऐसा नहीं होता है, टर्की में पार्टी के लिए वोट किया जाता है। आप देखो लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्या आप यहां पे कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करते हो? नहीं, आप यहां पे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो खड़े हुए आप कैंडिडेट के लिए वोट करते हो। बट टर्की में उल्टा होता है, टर्की में पार्टी के लिए वोट किया जाता है। सो यू जस्ट फील दिस डिफरेंस, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहां पे पार्टी को, किसी भी पार्टी को अगर यहां पे टर्की के असेंबली में यहां पे पार्टिसिपेट करना है तो उसको यहां पे टोटल वोट में से लगभग 7% यहां पे हासिल करना पड़ेगा। मतलब मान लो यहां पे एकेएस पार्टी है, वहां पे कई सारी पार्टी है, अगर उसने टोटल वोट में से उस पार्टी ने 7% भी हासिल कर लिया ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो पार्लियामेंट का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। मतलब वो आना उसका आराम से कंफर्म है, ठीक है। और अगर यहां पे इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, अगर यहां पे वो अलायंस के साथ भी अगर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी अलायंस बना लेगा और यहां पे तब भी वो पार्लियामेंट के अंदर एंट्री ले सकता है। तो ये कुछ चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अर्दोगन सरकार के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम जनता को फेस करनी पड़ी है, और यहां पे एक बहुत ही सीरियस कंसर्न भी है, हम उसको भी यहां पे बिल्कुल नजर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहली बात है कि अर्दोगन का जो पहला दशक था, ठीक है, वो आपको इकोनॉमिकल रिवाइवल में देखने को मिलता है, अच्छे खासे रिलेशंस वेस्ट के साथ, यूरोप के साथ देखने को मिलते हैं। बट आने वाले टाइम में जैसे आपका जो नेक्स्ट 10 ईयर्स देखने को मिले, इसमें सोशल और आपको पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ही ज्यादा आपको इनके अंदर देखने को मिला। अब अर्दोगन रूल में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम इकोनॉमिकल क्राइसिस का है। यार महंगाई तो इतनी है, आप यहां पे सोच भी नहीं सकते उनके अंदर, ठीक है। महंगाई, डेमोक्रेसी अभी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सही में क्या अर्दोगन के अंदर डेमोक्रेसी फॉलो हो रहा है, क्या ये अथॉरिटेरियन वाला कल्चर वापस से तो नहीं आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यहां पे इन्फ्लेशन की बात करूं, लगभग 50% इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलता है 2022 की। अगर मैं दोस्तों बात करूं ना, ये तो कुछ भी नहीं है, 2022 में पिछले साल लगभग 85% तक आपका इन्फ्लेशन था।
भारत में अगर इतना हो जाएगा ना तो यहाँ पे जो लीडर्स हैं उनकी ऐसी तैसी हो सकती है, ठीक है। ये तो 50% खुद देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे इवन जो उनकी करेंसी लीरा, ठीक है, टर्की का जो लीरा है इसका भी वैल्यू देखोगे लगभग 80% इसका वैल्यू लगभग 5 साल में गिरने को मिल रहा है। तो यहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ही ज्यादा है, महंगाई है, करेंसी का वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है, तो बहुत ही बड़ा इशू यहां पे है। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस के अलावा भी यहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज कि यहां पे अर्थक्वेक रिसेंटली आया था इराक में, आपका पता होना चाहिए, सीरिया में, और आपका यहां आया था टर्की में आया था। लगभग 50,000 लोग की यहां पे मौत हो गई थी। मेरे लिए आपके लिए एक सवाल है, मैं आपके लिए एक सवाल यहां पे छोड़ के जा रहा हूं। मुझे बताइए कि जब टर्की में आपका यहां पे अर्थक्वेक आया था तो भारत ने यहां पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया था, जल्दी से मुझे यहां पे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो यहां पे गवर्नमेंट का रिस्पांस बहुत ही ज्यादा फीका पड़ गया। जब आपका यहां पे आया अर्थक्वेक, सारी सच्चाई आ गई बाहर जनता के सामने। बिल्कुल मिसमैनेजमेंट, कोई यहां पे किसी के लिए देखा जाए काम अच्छे से नहीं हो रहा था। फिर जनता यही पूछ रही थी कि आपने हमसे इतना जो टैक्सेस लिए इतने बड़े बड़े फॉर्म में, वो हमें तो दिखाई दे नहीं रहे, कोई फैसिलिटी है ही नहीं, हेल्थ फैसिलिटी। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था अर्दोगन की सरकार में कि आखिर उन्होंने सही में कुछ करप्शन किया तो नहीं है। चलो अब यहां पे बात करते हैं कि कौन कौन से इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले, चैलेंजेस हमें देखने को मिले अर्दोगन के अंदर। बट अब बात करते हैं कि इस 2023 के टर्की के इलेक्शन में हमें कौन कौन से कैंडिडेट्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि केमाल कुलदारग्लू एक आपको देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ आपका रेसिप तैयब एर्दोगन हु इज एक्चुअली द करंट प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, और साथ साथ दो और भी देखने को मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हो मोहरम इंसे और यहां पे सिनान ओगन। बट हमारे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ये दो फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जो उनके टक्कर में खड़े हैं, जिनका नाम है केमाल कुलदारग्लू, इज एक्चुअली 74 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये एक्चुअली सीएचपी पार्टी से बिलोंग रखते हैं। अब टर्की भाषा तो आपको आएगी नहीं, यहां पे मैं आपको यहां पे ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। इसका नाम है रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, ठीक है। और ये यहां पे दोस्तों एक नेशन अलायंस पार्टी का मतलब उन्हीं के कैंडिडेट के आपके एक लीडर है, ठीक है। अब बात की जाए इनके बैकग्राउंड की, तो ये आपका यहां पे सीएचपी पार्टी से बहुत लगभग एक दशक से यहां पे बिलोंगिंग इनकी है, बहुत बड़ी बात है। और बिफोर पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो यहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपके यहां पे काम कर चुके हैं, मतलब एक ब्यूरोक्रेट ये रह चुके हैं। और यहां पे आपको बताना पसंद करूंगा कि इनको एज अ गांधी फिगर के तौर पे भी यहां पे दोस्तों यहां पे माना जाता है। अगर आप इनका थोड़ा फेस देखो, ये बहुत ही सिमिलर देखते हैं गांधी जी के। और इनका जो लिविंग भी है ना बहुत ही ज्यादा आप देखो तो आराम से है, बिल्कुल एक कह सकते हो कि बिल्कुल आराम से एक रिफाइंड नेचर का इंसान इनको बोला जाता है, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर यहां पे हम एर्दोगन की बात करें तो एर्दोगन अपने बड़ी एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो बड़ा अंडरडॉग के तरीके से इनको यहां पे ट्रीट किया जा रहा है। अब बात करते हैं एर्दोगन हु इज एक्चुअली 69 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये जस्टिस और डेवलपमेंट पार्टी से बिलोंग रखते हैं, जिसका नाम AK पार्टी है, ठीक है। ये पीपल अलायंस कैंडिडेट के लीडर है, ये आपको पता होना चाहिए, और लगभग 20 साल से पावर में है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी, आखिर क्या एर्दोगन वापस से पावर में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये हमें 28 मई को पता चल जाएगा। अब बात करते दोस्तों, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आखिर टर्की जियोपॉलिटिक्स में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। टर्की सबसे पहले तो एक ऐसे इसकी लोकेशन है, आप यहां पे मैप में देखो, ये हमारा देखोगे तो आपको एशिया वाला पार्ट देखने को मिलेगा और ये वाला यूरोप का पार्ट देखने को मिलता है। तो टर्की बिल्कुल यहां पे एक पिवटल सिचुएशन में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो टर्की जो यहां पे एशिया का और एक वेस्ट का पाथ है, ठीक है, एक पिवटल सिचुएशन यहां पे क्रिएट करता है, तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पे देखो दोस्तों, आपका हाल ही में रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का भी वॉर चल रहा है, और यहां पे टर्की देखो जस्ट नीचे आपका है, ये आपका ब्लैक सी है, मानते कि नहीं दोस्तों, ये है आपका ब्लैक सी, ठीक है, और ये आपका मेडिटेरेनियन सी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों में इसका अच्छा खासा एक्सेस है, लोकेशन वाइज बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, और ये यूरोप के लिए भी और यहां पे एशिया के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और यहां पे देखो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हमेशा से टर्की बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, कभी भी आपका यहां पे ब्लॉकेड कर सकता है किसी भी कम्युनिटीज का। और यहां पे देखो, जो अभी तक हमें लग रहा था कि एर्दोगन यहां पे बिल्कुल इनविंसिबल है, या आने वाले टाइम में यहां पे पावर में रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। अब शायद जनता को पता चल गया है कि इसका यहां पे पूरा आपका मामला क्या है, यहां पे कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इसके वजह से, और आने वाले टाइम में शायद आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स थे और यहां पे जो भी टर्की के बारे में हमने समझा है, आपको अच्छे से समझ आ गया है। दोस्तों आपको बताना पसंद करूंगा कि अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स चाहिए तो आपको यहां पे क्या करना, आपको यहां पे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में जाना है, और आपको यहां पे एसएसबी इंटरव्यू का बहुत ही अमेजिंग कोर्स आपको देखने को मिलेगा इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों अगर आप यहां पे डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जैसे एनडीए, एफकैट, सीडीएस, तो आपके लिए कई सारे आपको यहां पे अमेजिंग कोर्स देखने को मिलेंगे, और आपको यहां पे पूरा अच्छे तरीके से गाइडेंस भी आपको कोर्स के माध्यम से दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको यहां पे हमारा कोई भी कोर्स अवेल करना है
तो प्लीज डोंट फॉरगेट माय डियर फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे कोड वॉरियर 10 लगाना बहुत ही जरूरी है। वॉरियर हो तो वॉरियर 10 कोड लगाओ और यहाँ पे 10% का डिस्काउंट पाओ हमारे कई सारे कोर्सेज में। तो गाइस इसी जज्बे और जुनून के साथ मैं आपको मिलता हूं कई नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।